हेलो एवरीबॉडी। सो आई एम डॉक्टर विशेष विजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेप्सिस के बारे में। तो सेप्सिस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, मतलब अगर आपको लग रहा है किसी को सेप्सिस है, तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको पहले से कोई एक इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में आपका बॉडी इतना हाइपर एक्सट्रीम रिस्पॉन्स दे रहा है कि पूरे बॉडी में आपका इन्फ्लेमेशन हो गया है, आगे जाके ये ऑर्गन डिसफंक्शन वगैरह भी करा सकता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है प्रॉपर तो डेथ। और ये कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। WHO 2020 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबली एनुअली जो है 49 मिलियन पीपल सेप्सिस से अफेक्ट होते हैं और इसमें से 11 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है। 11 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख लोग एनुअली ऑल अराउंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब डेथ होता है सेप्सिस की वजह से। तो अब सेप्सिस के कॉजेस क्या हैं? तो बेसिकली इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन तो किसी से भी हो सकता है, आपका बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस, वायरस, पैरासाइट, पर जो मोस्ट कॉमन देखा गया है कि जो सेप्सिस कॉज करते हैं वो आपका होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और वो भी स्पेशली इकोलाई इन्फेक्शन, स्टैफ ऑरियस, इस टाइप के इन्फेक्शन से सेप्सिस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और तो ये चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप से रिसाइड करते हैं, आप किस एज ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल प्री टर्म बेबीज़ में या फिर वेरी यंग पॉपुलेशन में सेप्सिस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली एक अडल्ट ग्रुप में, मतलब जो ओल्डर एज की तरफ जा रहा है 65+ एज में, वहाँ भी सेप्सिस का रिस्क हाई होता है। और अगर कोई वैसा इंसान है जिसमें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे कि HIV हो रखा हो उसको, या फिर वो कीमोथेरेपी हो, कैंसर हो उसको, या फिर एस्टेरॉइड कंजम्पशन होता हो उसका, और एस्टेरॉइड जो इम्यूनिटी को कम कर देता है, तो इन सभी केसेस में सेप्सिस का रिस्क हाई होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सेप्सिस के। तो जो जनरल सिम्टम्स आते हैं सेप्सिस के, वो होता है बॉडी टेम्परेचर में चेंज। या तो उसको फीवर होगा या वो हाइपोथर्मिया होगा। फीवर मतलब कि अगर 38 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर अगर उसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड आता है, अगर ये उससे कम है तो, या फिर और क्या है, इसका हार्ट रेट जो है 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होगा, या फिर मेंटल स्टेटस एल्टर्ड होगा, मतलब कन्फ्यूज़न होगा, लेथार्जी होगा, और चिल्स हो रहे होंगे, कपकपी हो रही होगी, या हो सकता है स्वेटिंग हो रहा हो। तो ये सारे जो हैं आपके जनरल सिम्टम्स होते हैं सेप्सिस के। मतलब इस कंडीशन में अगर आप पहुंच जाते हो हॉस्पिटल तो वेल एंड गुड। अगर ये सेप्सिस अगर आपका प्रोग्रेस कर जाता है तो वो जाता है सीवियर सेप्सिस की तरफ। अब सीवियर सेप्सिस मतलब कि ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, ऑर्गन आपके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो ऑर्गन डिसफंक्शन के सिम्टम्स जैसे कि अगर आपका किडनी डिसफंक्शन हो रहा है तो उस केस में आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि पूरे दिन भर में एक बार भी पेशेंट यूरिन नहीं पास करता है। फिर अगर आपका लंग डिसफंक्शन हो रहा है तो ब्रेथलेसनेस होगा, आपका जो ब्लड SpO2 लेवल है वो ड्रॉप कर जाएगा। अगर आपका लिवर डिसफंक्शन हो रहा होगा तो उस केस में आपके लिवर एंजाइम्स अल्टर्ड होंगे, लाइक SGPT, SGOT, ये सारे अल्टर्ड रहते हैं। और जॉन्डिस जॉन्डिस हो सकता है, सिवियर वीकनेस रहेगा। तो ये सारे हो गए आपके ऑर्गन डिसफंक्शन के सिम्टम्स। अब अगर इस मोमेंट पर भी पेशेंट को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है अप्रोप्रिएटली, तो पेशेंट जो है वो सेप्टिक शॉक की तरफ आगे बढ़ जाएगा। मतलब पहले था जनरल सेप्सिस, वो बना हमारा सीवियर सेप्सिस। अब सीवियर सेप्सिस जो है वो अब जाके सेप्टिक शॉक की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। शॉक बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, और इतना लो हो गया है कि आपके जो ब्लड टिश्यूज हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट सेल्स हैं, उन तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। तो इसको कहते हैं शॉक। तो यहाँ सेप्टिक शॉक का कंडीशन बन जाता है। तो सेप्टिक शॉक हम लोग कब बोलेंगे? कि जब आपका बीपी जो है वो हाइपोटेंशन हो गया, लेस देन 100 mm/mg, जो क्या होता है, जो सिस्टोलिक, मतलब अगर सिस्टोलिक बीपी अगर आपका लेस देन 100 mmHg हो गया है, तो ये हम लोग डाल सकते हैं कि हाइपोटेंशन में जा रहा है। और फ्लूइड देने के बाद भी, जो हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आपके जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल काम, बिल्कुल ठंडे पड़ चुके होंगे, पेल हो चुके होंगे कलर में, तो ये सारा हम लोग सेप्टिक शॉक की तरफ जा रहे हैं। पेशेंट जो हो सकता है वो अनरिस्पॉन्सिव हो, बेहोश हो चुका हो, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो किसी भी चीज़ों को। तो ये सारे हो गए आपके सेप्टिक शॉक के सिम्टम्स। तो अगर हम लोग मोटा मोटी बोले कि सेप्सिस का रेड फ्लैग क्या है लेमैन पर्सन के टर्म्स में, तो 5-6 पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये मोटा मोटी ये रेड फ्लैग है सेप्सिस का। कंडीशन खराब हो रहा है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें पहला जो हम लोग ध्यान में रखेंगे वो हो जाएगा स्लर्ड स्पीच। जो पेशेंट बोल रहा है वो बहुत स्लर्ड वे में बोल रहा है, प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा है। दूसरा हो गया कि उसका एक्सट्रीम सिवरिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा कांप रहा है, बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है उससे। उसके बाद हो गया कि पूरा दिन भर में यूरिन पास ही नहीं किया है। या फिर हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रखा है, उसका स्किन का कलर प्रॉपर चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल पेल हो गया उसका स्किन का कलर। और पेशेंट अगर ऐसा बोल रहा है कि मर जाएंगे हम, बच नहीं पाएंगे, अगर ऐसा भी बोल रहा है, तो ये प्रॉपर रेड फ्लैग है आपके सेप्सिस का। तो अब आता है कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे सेप्सिस का। तो इसके लिए क्यू सोफा स्कोरिंग हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पहला है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो मोर देन और इक्वल टू 22 ब्रेथ पर मिनट है। दूसरा क्या है कि पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज लेस देन 100 mm/Hg।
तीसरा क्या इसमें पॉइंट होता है, मेंटल स्टेटस अल्टर्ड, दैट इज जीसीएस स्कोर इज लेस देन 15। तो इन 3 पॉइंट्स में से अगर कोई भी 2 पॉइंट प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि पेशेंट सेप्सिस में है। ये जो क्यूसोफर स्कोर है ये बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस, बट हाँ ये स्क्रीनिंग के लिए कि हाँ इसमें बहुत हाई चांस है कि ये बंदा सेप्सिस में है। तो अब हम लोग बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ब्लड कल्चर भेजेंगे, इससे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और इसका रिपोर्ट आने में 1.5 से 2 दिन लग जाता है। पर एक बार जब हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग प्रॉपर एंटीबायोटिक चला सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या रिपोर्ट भेजेंगे, तो सीबीसी वगैरह भेजते हैं। सीबीसी भेजेंगे, लैक्टेट लेवल चेक करेंगे, सीआरपी देखेंगे उसका, और अगर पेशेंट में अगर हमें ऑर्गन डैमेज का लग रहा है, जैसे कि अगर किडनी डैमेज लग रहा है या लिवर डैमेज दिख रहा है, तो उस केस में हम लोग एलएफटी, आरएफटी, अगर पेशेंट एब्डोमिनल पेन वगैरह बता रहा है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह, लंग डिसफंक्शन कुछ लग रहा है तो लंग एक्सरे करा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब सीबीसी में हम लोग क्या देखेंगे, तो सीबीसी में हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट जो है वो गिरा हुआ है क्या, वो कम है क्या, और डब्ल्यूबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी रेज्ड होगा या फिर डिक्रीज होगा। रेज्ड होगा मतलब मोर देन 12,000 होगा, अगर डिक्रीज होगा तो लेस देन 4,000 होगा, और सीआरपी हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी बातें होगी कि हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस में क्या क्या सैंपल्स ले रहे हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ सेप्सिस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, दैट 1 hour डिले इन द ट्रीटमेंट विल इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट बाय 7 to 8%। 1 घंटा ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट 7 to 8% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी क्विक से क्विक हो। तो इसको एक क्लिनिकल सिनेरियो से पूरे मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक पेशेंट आया है, आपने उसका देखा, क्यूसोफा स्कोर वगैरह देखा, जीसीएस वगैरह देखा, आपको लगा कि पेशेंट है सेप्सिस में। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, पेशेंट का लेना है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर लिया, जैसे ही ब्लड कल्चर भेजा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी ब्लड टेस्ट मतलब करने को आपने डाल दिया। इसके बाद जो तुरंत स्टार्ट करना है वो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आईवी देंगे, सेफ्ट्राइक्सोन या फिर वैंकोमाइसिन, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करो। सेफ्ट्राइक्सोन जनरली हम तो यूज़ करते हैं। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, ताकि उसका जो बीपी है वो मेंटेन किया जा सके, जिसमें टिपिकली बोला जाता है कि 30 ml पर केजी के हिसाब से हमें फ्लूइड चढ़ाना है। तो अगर पेशेंट अगर आपका 65-70 kg का है तो लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास फ्लूइड चढ़ेगा। ध्यान रखना है कि पेशेंट को पहले से हार्ट फेलियर जैसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेशन पे रखेंगे पेशेंट को, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता करने की कोशिश करें। अगर हमें कोई एब्सेस दिख रहा है, कोई इन्फेक्टेड एब्सेस है, तो एब्सेस को हम लोग ड्रेन करेंगे। कोई इन्फेक्टेड कैथेटर लगा हुआ है, जैसे कि फोलिस कैथेटर लॉन्ग टर्म लगा होता है, तो वो एक गुड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्टेड कैथेटर को रिमूव करेंगे। अगर इन्फेक्टेड टिश्यू दिख रहा है तो सर्जिकली उसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो और उसके बाद जो वाइटल्स वगैरह जो हम कंटिन्यूसली उसका मेजर करते रहेंगे, ऑर्गन डैमेज देखते रहेंगे, लैक्टेट लेवल देखते रहेंगे कि कहीं ये सब तो कुछ डिरेंज नहीं जा रहा है। तो ये हो गया कि हम लोग जनरल तरीके से कैसे सेप्सिस को कर रहे हैं। अब अगर पेशेंट जो है वो सेप्टिक शॉक में लैंड कर चुका है या सीवियर सेप्सिस में है, ऐसे में हम लोग जाएंगे एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ। और जैसे सेप्टिक शॉक में है तो आप फ्लूइड दे रहे हो, उसके बाद भी आपका जो है बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम लोग मेडिकेशन की तरफ जाएंगे, वेजोप्रेशर जैसे नॉरेपिनेफ्रिन ये देंगे ताकि उसका बीपी मेंटेन किया जा सके। अगर ऑर्गन फेलियर की तरफ है, अगर किडनी फेलियर हमें दिख रहा है तो उस केस में हम लोग डायलिसिस कराएंगे, वेंटिलेटर पे रखेंगे, और यही सारे आते हैं हमारे एडवांस मैनेजमेंट में भी। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया सेप्सिस के बारे में। थैंक यू।